सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 9 के कुछ टॉपिक्स को लेकर। क्लास 9 के कुछ टॉपिक्स अपने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, उसके आगे के सीरीज को हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ, टॉपिक का नाम है मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं सिंपली इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि the rate of change of displacement, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने स्पीड के बारे में पढ़ा था, स्पीड था अपना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यहाँ पे ये टर्म है मेरे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी किससे बन रही है? वेलोसिटी बन रही है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने लास्ट वाला जो एग्जांपल लिया था कि मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मैंने बोला ये बॉडी मेरी मूव कर रही है और मूव करने के बाद बी पॉइंट पे आ गई। लेट अस सपोज दैट किसने एक्स डिस्टेंस को कवर किया और इस एक्स डिस्टेंस को कवर करने में इसको टी टाइम लगा। तो यहां तो मेरे को बात समझ में आ रही है डिस्टेंस की और टाइम मेरे को समझ में आ रहा है टी टाइम लगा। लेकिन इसी टी टाइम में मेरी बॉडी ए पोजीशन से उठ के बी पोजीशन में डिस्प्लेस हो गई। तो अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट को पता करने की कोशिश करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता होगा? जब इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। चलिए मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात कर रहा हूं। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बॉडी मेरी ए से बी डिस्प्लेस हुई है और कितने टाइम में डिस्प्लेस हुई है? टी टाइम में डिस्प्लेस हुई है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे डिस्टेंस की बात करना है तो मुझे इस पूरे पाथ की मतलब बात करना है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो मुझे इस पाथ से कोई मतलब नहीं है। भले इस पाथ को कवर करने में टी टाइम लगा है लेकिन बॉडी टी टाइम में ही ए पोजीशन से बी पोजीशन में डिस्प्लेस हुई है। जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट शब्द की बात करूंगा तो मेरे को सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की से ही मतलब होगा, बाकी चीजों से मुझे मतलब नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या आता है मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी ए से बी तक डिस्प्लेस हो रही है। कितने टाइम में डिस्प्लेस हो रही है? टी टाइम में। तो पर यूनिट टाइम में भी तो कुछ डिस्प्लेस हो रही होगी। तो चलो मैं मान लेता हूं कि मैं इतना पार्ट मेरा पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेस हो रही होगी और ये जो इतना पार्ट है यही मेरा वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी को फार्मूला वाइज में कैसे समझूंगा? वेलोसिटी को फार्मूला वाइज में ऐसे समझूंगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। चलो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं s से डिनोट कर दे रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे दिखा रहा हूं? s से। तो वेलोसिटी बराबर क्या बनेगा मेरे पास? वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको अगर मैं उस फॉर्म में लिखूं तो कैसा होगा मेरे पास? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और पर यूनिट टाइम कोई किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं पर यूनिट टाइम में बात करूं तभी मैं उसको रेट बोलता हूं। इसलिए जो मेरी पहली डेफिनेशन बनी है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब भी रेट शब्द का इस्तेमाल हम फिजिक्स में करते हैं इसका मतलब उस क्वांटिटी को मैं पर यूनिट टाइम में मेजर कर रहा हूं। तो पर यूनिट टाइम का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। तो यहां से मेरा एक फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या फॉर्मूला मेरा बनता है v is equals to s upon t। s मेरा डिस्प्लेसमेंट, t मेरा टाइम। तो अब चलिए बात करते हैं कि इसकी SI यूनिट क्या बनेगी। इसकी SI यूनिट कैसी बनेगी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या है। चलिए मैं लिखता हूं SI यूनिट। किसकी SI यूनिट लिखता हूं? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट होगी मेरी मीटर। और टाइम की SI यूनिट क्या होगी? टाइम की SI यूनिट होगी मेरी सेकंड। तो अब मैं इसको कैसे बोल सकता हूं? सेकंड को ऊपर लिख सकता हूं तो कैसा हो जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये टॉपिक क्या बन गया मेरे पास? मीटर सेकंड इनवर्स SI यूनिट। अब मैं बात करूं कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये वेलोसिटी है क्या। वेलोसिटी एक डिस्प्लेसमेंट ही है। कब? पर यूनिट टाइम का। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी भी मेरी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेलोसिटी भी मेरी वेक्टर क्वांटिटी ही हो जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। इसका मतलब इस पूरे समरी में ये बता सकता हूं कि मेरी बॉडी
ए पोजीशन से उठ के किस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुई है पर यूनिट टाइम में। तो अगर मुझे वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी अगर मैं वेलोसिटी को एक और शब्द में समझूं तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड विथ डायरेक्शन। एक्चुअली मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पीड का ही पता कर रहा हूं कि ये डिस्टेंस मेरा कितने टाइम में कवर हुआ है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी और स्पीड की बात करूं तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि स्पीड मेरा स्केलर क्वांटिटी है और इसके साथ जब मैं डायरेक्शन को जोड़ दूंगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा और यही चीज मेरा क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। इसका मतलब एज फिजिकल क्वांटिटी स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही एक चीज है, दोनों की ही ऐसा यूनिट सेम टू सेम है। लेकिन स्पीड क्या चीज है, स्पीड मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसी एग्जांपल में मुझे स्पीड को पता करना होगा तब मैं क्या करूंगा, इस पूरे पाथ को कवर करूंगा, उसको डिवाइडेड बाय टाइम करूंगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर मेरे को वेलोसिटी पता करना होगा तो मैं इस पाथ को नहीं कवर करूंगा बल्कि सिर्फ इस पाथ को कवर करूंगा, स्ट्रेट लाइन वाले पाथ को। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा अपॉन का टोटल टाइम कहलाएगा। तो ये टॉपिक मेरा कहलाता है वेलोसिटी। इसको एक बार रिवाइज करते हैं। वेलोसिटी की मेरी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला क्या बनेगा, v is equals to s by t। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। और कैसी क्वांटिटी है, ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक पे। तो अब अपना अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन क्या टर्म है या इसको किस तरीके से समझा जा सकता है। तो एक्सेलरेशन, इसको मैं सबसे पहले लिखता हूं कि ये मेरा टॉपिक है एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं इसको बोल रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आइए सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन को आउट ऑफ द बुक समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेट वर्ड आपने कई बार सुना होगा, आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, किसी व्हीकल को एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेट करने का मतलब हुआ आप उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। अब स्पीड को बढ़ा रहे हैं या वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, सही टर्म यूज करूंगा, वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप बाइक के सामने बैठे हुए हैं, बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं और बाइक के एक्सेलरेटर को बढ़ा रहे हैं। बाइक के जैसे एक्सेलरेटर को बढ़ा रहे हैं आपकी स्पीड आगे बढ़ रही है और जैसी स्पीड बढ़ी मतलब उसकी स्पीड में बदलाव आ रहा है। अब स्पीड में बदलाव आ रहा है, इसी स्पीड में आए बदलाव को अगर मैं पर यूनिट टाइम में मेजर करूं तो उसी चीज को मैं क्या बोलता हूं, एक्सेलरेशन बोलता हूं। एक्सेलरेशन को और दूसरे तरीके से समझते हैं। इसको मैं इस तरीके से समझता हूं कि मान लो कि मेरे पास कोई एक व्हीकल है, एक बॉडी है, वो बॉडी इस जगह से इस जगह तक मूव करेगी। ठीक, मैंने माना जब वो इस समय थी तब इसके पास कुछ वेलोसिटी थी। इस वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूं, इस वेलोसिटी को मैं इनिशियल वेलोसिटी बोल सकता हूं। और जब ये इस पॉइंट पे है तो इसके पास कुछ अलग वेलोसिटी है, तो इसको मैं क्या बोल दूं, इसको मैं मान लो मैं फाइनल वेलोसिटी बोल सकता हूं। या इसी इनिशियल वेलोसिटी को मैं स्मॉल u से दिखा देता हूं और इस फाइनल वेलोसिटी को मैं स्मॉल v से दिखा देता हूं। इसका मतलब u से लेकर v में स्पीड में बदलाव आ रहा है, वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है। पहले इसकी वेलोसिटी u है, मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन लिया, जब एक्सेलरेशन लिया तो क्या बन गया, v बन गया। अब ये u से v में कन्वर्ट होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे मेरी डेफिनेशन बन रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और मैंने क्या बोला था, जब भी रेट शब्द का मतलब हुआ मेरे को उस फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाऊं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसा बनेगा मेरे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन का टाइम इंटरवल। या इसी एक्सेलरेशन को अगर मैं वेरिएबल फॉर्म में लिखूं तो कैसा लिखाएगा मेरे पास, ये लिखाएगा एक्सेलरेशन का स्मॉल a बोल देता हूं। अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में आया बदलाव। मान लो वेलोसिटी पहले मेरी 2 मीटर सेकंड थी और बाद में अगर ये 5 मीटर पर सेकंड आ गई तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, सीधी सी बात है। 5 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगा तो मेरे को मिलेगा 3 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 से 5 होने में 3 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। तो जब मैं चेंज इन वेलोसिटी का बात करूंगा तो मैं कैसे बात करूंगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
तो अब अगर यही मैंने क्या किया 5 माइनस 2 और वेरिएबल फॉर्म में क्या बोलूंगा मैं u v माइनस का u, तो ये कैसा हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बराबर v माइनस का u अपॉन का टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल को मैं किस तरीके से दिखाऊंगा स्मॉल t से दिखाऊंगा। तो यहां पे मेरा ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन का t। अब मैं यहां पे देखता हूं कि इसकी SI यूनिट क्या होगी। चलो मैं इसकी SI यूनिट समझने की कोशिश करूं कि इसकी SI यूनिट क्या होगी। तो मैं यहां से क्या देख रहा हूं, यहां पे मैं देख रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी। अभी मैंने क्या बोला चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 3 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ये मेरे पास क्या है मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है मेरे पास टाइम। टाइम का मतलब क्या हुआ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो अब ये क्या हो गया मेरे पास मीटर पर सेकंड, मतलब मेरी कुछ स्पीड में बदलाव आ रहा है, तो मैंने उसको बोला मीटर पर सेकंड में। बट वो मीटर पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो स्पीड में मेरा बदलाव आ रहा है, जैसे लेट अस सपोज दैट इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं। मैंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड में पहुंच गया, और इस चेंज में आने के लिए मान लो कितना टाइम लगा, मैं मान लेता हूं कि मेरा 3 सेकंड लगा। मैंने क्या बोला 3 सेकंड। तो अब एक्सेलरेशन क्या बनेगा मेरा, एक्सेलरेशन बनेगा मेरे पास 5 माइनस 2 चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या चलेगा मेरे पास मीटर पर सेकंड में, और अपॉन में क्या चलेगा टाइम मेरे पास 3 सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या बना मेरा 5 माइनस 2 3 मीटर पर सेकंड का बदलाव आ रहा है कितने में 3 सेकंड में। और या इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 1 मीटर पर सेकंड का बदलाव आ रहा है कब, हर 1 सेकंड में, मतलब हर 1 सेकंड में 1 मीटर सेकंड का बदलाव आ रहा है। और इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये सेकंड मेरा जब ऊपर जाएगा इसको मैं देखूं तो ये 1 है, अगर मैं इसी को इस फॉर्म में लिखूं कि मीटर पर सेकंड अपॉन 1, तो ये 1 मेरा इधर जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो यहां पे मेरी एक्सेलरेशन कैसा बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये चीज, ये टर्म समझाता है कि मेरी बॉडी में स्पीड में चेंज आ रहा है, तो पर यूनिट टाइम में या पर सेकंड में कितना स्पीड में चेंज आएगा। जैसे यहां पे मैं देख रहा हूं 1 मीटर पर सेकंड, मतलब हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बदल जा रही है, और इसी टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, इसी टर्म को हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन, जिसकी SI यूनिट क्या बनेगी मीटर पर सेकंड, जिसको हम लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। चलिए एक बार रिपीट करते हैं एक्सेलरेशन क्या हुआ। तो एक्सेलरेशन हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला क्या बना, इसका फार्मूला बना a इज इक्वल्स टू v माइनस का u अपॉन का t। इसकी SI यूनिट क्या बनेगी, SI यूनिट बनेगी मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो इस टॉपिक को अपन एंड कर रहे हैं, अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक पे। तो अब अपना अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोल रहे हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है इसको समझें अपन। यूनिफॉर्म मोशन, जैसे ही वर्ड में ही क्लियर हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन, एक ऐसा मोशन जो यूनिफॉर्म है। अब इसमें यूनिफॉर्म क्या है, इसमें यूनिफॉर्म है आपकी स्पीड, इसमें स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक ऐसा मोशन जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो क्या कहलाता है मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन को इमेजिन करना है तो एक गन से निकली हुई बुलेट को इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि एक बुलेट हवा में चल रही है और हवा में चलते वक्त उसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, उसकी स्पीड में बहुत बदलाव नहीं आ रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड है, थ्योरेटिकली बिल्कुल बदलाव नहीं आ रहा, स्पीड कांस्टेंट है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन को अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो कैसे बोलूंगा, द मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, द मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। या फिर इसी चीज को मैं इस तरीके से भी बोलता हूं कि वैन, इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि द मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time
क्या बोल रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा मोशन जिसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, जो कि स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है। और फिर या फिर क्या बोल रहा हूं मैं, द मोशन इन विच बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने बोला कि बॉडी मेरी ए से ट्रैवल कर रही है और ट्रैवल करते हुए बी पे पहुंच जाती है। मैंने क्या बोला, बॉडी मेरी ए से ट्रैवल कर रही है और ट्रैवल करते करते कहां पहुंच रही है, बी पे। अगर इस पूरे मोशन को मैं छोटे छोटे सेक्शंस में तोड़ दूं, मैंने बोला मान लो एक सेक्शन मैंने ये तोड़ दिया, एक सेक्शन ये तोड़ दिया, एक सेक्शन ये तोड़ दिया, छोटे छोटे सेक्शंस में तोड़ देता हूं। लेकिन ये सेक्शंस मेरे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के हैं। इक्वल डिस्टेंस का मतलब लेट अस सपोज कि ये मेरे पास क्या है, 5 किलोमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और पूरा का पूरा मेरा 5 किलोमीटर ही है। और मान लो इस 5 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए इसको 5 आवर लगते हैं, इसको भी 5 आवर लग रहे हैं, इसको भी 5 आवर लग रहे हैं, और ये पूरा का पूरा 5 आवर ही कंज्यूम कर रहा है। मतलब मैंने क्या किया, इक्वल सेक्शंस में तोड़े हैं और वो देख रहा हूं कि उन इक्वल सेक्शंस को कवर करने में इक्वल टाइम लग रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि द मोशन इन विच बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जाएगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इस सेक्शन में देखूं, इस सेक्शन में स्पीड क्या बनेगी, इस सेक्शन में स्पीड बनेगी मेरे पास 1 किलोमीटर पर आवर। इस सेक्शन में स्पीड क्या बनेगी, यहां भी बनेगी मेरे पास 1 किलोमीटर पर आवर। यहां भी स्पीड क्या बनेगी मेरे पास 1 किलोमीटर पर आवर। यहां भी स्पीड क्या बनेगी मेरे पास 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मैं ये देख रहा हूं कि थ्रू आउट होल मोशन मेरी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाएगा, मेरा यूनिफॉर्म मोशन। इसी चीज को मैं दोनों लैंग्वेज में समझ रहा हूं कि द मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, ऐसा मोशन जिसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है। और बोल रहा हूं एक ऐसा मोशन जिसमें एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये भी क्या कहलाता है मेरे पास, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होगा। मोस्टली हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में या नेचर में देखते हैं हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखता है, लेकिन अगर हम किसी थियोरेटिकल मोशन की बात कर रहे हैं तब हम यूनिफॉर्म मोशन में पहुंच जाते हैं। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको लिखते हैं अपन सबसे पहले। हमारा टॉपिक का नाम क्या हुआ, हमारा टॉपिक का नाम हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां वर्ड से क्लियर हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, जिसमें ये नॉन यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ऐसा मोशन जिसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं है तो क्या, तो वो स्पीड वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जो कि बार बार चेंज हो रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को मैं किस तरीके से लिखूंगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को मैं लिखूंगा कि द मोशन विथ वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब कंटिन्यूअसली चेंजिंग स्पीड। या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि द मोशन इन विच बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंसेस, या बोल सकते हैं या इसको अनइक्वल बोलते हैं, चलिए। द बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ, मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मोशन जिसमें मैं अगर सारे मोशन को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तोड़ देता हूं तो हर इंटरवल ऑफ टाइम में देखूंगा कि अलग अलग डिस्टेंस कवर हुआ है। इसको किस तरीके से समझे, इसको डायग्राम से समझते हैं। मैंने बोला कि मान लो कि मेरे पास इस मोशन को दिखा रहा हूं मैं, ए से बी तक बॉडी मूव कर रही है और इसको मैं ढेर सारे इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर दे रहा हूं, इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा हूं। मैंने बोला एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, मैंने सब में डिवाइड कर दिया। सबकी मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम है, मान लो ये भी 1 आवर, ये भी 1 आवर, ये भी 1 आवर, ये भी 1 आवर, मैंने चेंज कर दिया, ठीक। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि हर 1 आवर के इंटरवल में बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रही है। मतलब क्या, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास कुछ 5 किलोमीटर कवर हुआ,
मे बी यहाँ पे 7 किलोमीटर कवर हुआ, मे बी यहाँ पे 8 किलोमीटर कवर हुआ, मे बी यहाँ पे 10 किलोमीटर कवर हुआ, मे बी यहाँ पे 12 किलोमीटर कवर हुआ। अगर मैं स्पीड चेक करूं तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे स्पीड क्या होगी, यहाँ पे स्पीड होगी मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड क्या होगी 7 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड क्या होगी 8 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे होगी 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स unequal distances in equal interval of time then the body is said to be non-uniform motion। और इसी तरीके से when a body moves with variable speed या continuously changing speed तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इसके अगर मैं अलग अलग सेक्शन पे चेक करूं तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो जब एक कोई मोशन है जिसकी वेलोसिटी अलग अलग है तो यहाँ से एक और टर्म हमारा राइज होता है, उस टर्म को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो अब पढ़ते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी के लिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए ये मैंने बोला ये मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है मेरे पास एवरेज वेलोसिटी। ठीक, इस एवरेज वेलोसिटी को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये बॉडी है, यहां से यहां ए से बी मूव कर रही है, और जब बी ए से बी मूव कर रही है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। ये मान लीजिए इसके बीच के दो पॉइंट में इमेजिन कर लेता हूं, इसको मैं बोलता हूं कि यहां पे जब ये मूव कर रही थी इसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी। इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी u थी, और बाद में इसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, v बन जाती है। u और v टर्म क्यों यूज कर रहा हूं मैं, u मतलब मैं मान लेता हूं इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब मैं मान लेता हूं फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने बोला कि यहाँ पे मेरी u है और यहाँ पे मेरी v है, या फिर मैंने बोला कि बार बार स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा s, और इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में टोटल टाइम क्या लगा है, वो टाइम है मेरे पास। ठीक, तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो मैं इसको किस तरीके से दिखाऊंगा, इसको मैं इस तरीके से दिखाता हूं, एक v लिख देता हूं और मेरा सबस्क्रिप्ट में मैं एवरेज शो कर देता हूं। इस सिंबॉलिक फॉर्म को, इस वेरिएबल फॉर्म को मैं क्या बोल रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, या तो मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कर दूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा s, टोटल टाइम में क्या दिखा रहा हूं, टोटल टाइम में दिखा रहा हूं t कर दूंगा। और या तो मैं क्या करूं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज कैसे करूंगा, जो मेरा मैथमेटिक फॉर्मूला होता है एवरेज करने का, दोनों टर्म को उठा के मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास u प्लस का v अपॉन का 2। मतलब अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी पता करनी है तो मैं दोनों फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम भी यूज कर सकता हूं, और इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 भी कर सकता हूं। इसको इस वाले फॉर्मूले को दूसरे तरीके से समझते हैं। मैंने बोला कि मैं यहां पे बोलता हूं कि यहां पे मेरी वेलोसिटी u है, और मान लो यहां पे वेलोसिटी मेरी v है, थोड़ा बढ़ जाती है। अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में समझूं तो ये मेरा u कैसा होगा, मान लो मैंने u बोला और वेलोसिटी मेरी थोड़ी बढ़ गई, ये मेरा u है और ये मेरा v है। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज मतलब इनके बीच की कोई वैल्यू होगी, तो बीच की वैल्यू कम होगी, मतलब यहां कहीं होगी। ये जो पार्ट है मेरा, ये क्या कहलाएगा, मेरा v एवरेज कहलाएगा। तो इसको मैं कैसे पता करूंगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं, मुझे एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये टॉपिक मेरा खत्म होता है। इस टॉपिक को मैं क्या बोल रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी। और अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक का नाम है एवरेज वेलोसिटी। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए सबसे पहले हम समझें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की यूज क्या है, या हम उसको करते क्या है।
तो हमें ये चीज देखना होगा कि जब भी हम किसी मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो मोशन एक ऐसी चीज है जो कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं समझाई जा सकती। ये मैंने बोला कि मैं सिर्फ एक पिक्चर क्लिक करूँ, पिक्चर क्लिक करने के बाद मैं पूरे मोशन की स्टडी कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। या फिर मैंने बोला कोई मान लीजिए कोई घोड़ा दौड़ रहा है और उस घोड़े को मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर ली, क्या उस पिक्चर को देख के मैं उसकी पूरे मोशन की स्टडी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। उस पिक्चर के थ्रू मैं मात्र एक सेकंड की, सिर्फ एक फ्रेम ऑफ सेकंड की स्टडी कर सकता हूँ कि इस वक्त उसकी पोजीशन क्या है या कुछ। लेकिन अगर मुझे पूरे मोशन की स्टडी करनी है तो मुझे एक ऐसी ड्राइंग चाहिए होगी, ऐसा ग्राफ चाहिए होगा जिसमें डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी अलग अलग पोजीशन को वो दिखा पाए। इसी चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी चीज को मैं टॉपिक का नाम दे रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका मतलब ये है कि जब मुझे किसी मोशन की स्टडी करनी है तो उसके लिए मैं ग्राफ प्रिपेयर करता हूँ। उस ग्राफ प्रिपेयर करने से मुझे अलग अलग टाइम इंटरवल पे उसकी पोजीशन पता चल जाती है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में क्या करते हैं हम, इस ग्राफ में हमारे पास दो एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है और ये हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। हम क्या करते हैं, इस एक्स एक्सिस के तरफ क्या शो करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ हम टाइम दिखाते हैं और वाई एक्सिस की तरफ क्या दिखाते हैं, वाई एक्सिस की तरफ हम डिस्टेंस शो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डेटा है, ये डेटा ये है कि मान लीजिए मैं अभी यूनिफॉर्म स्टडी, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक डेटा है, उस डेटा को मैं चेक करता हूं। जैसे मान लेता हूं मैं कि एक तरफ मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूं, मान लीजिए मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूं और एक तरफ मैं टाइम दिखा रहा हूं। मैंने बोला जब टाइम मेरा 0 है तो डिस्टेंस भी मेरा 0 है। मैंने बोला जब टाइम मेरा मान लीजिए 1 आवर हो गया तब डिस्टेंस मेरा कैसा हो गया, डिस्टेंस मेरा 10 किलोमीटर कवर हो गया। मैंने बोला जब नेक्स्ट मेरा टाइम 2 आवर पहुंचा तो डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। जब टाइम मेरा 3 आवर पहुंचा तो डिस्टेंस मेरा 30 किलोमीटर हो गया। इसी तरीके से जब 4 हुआ तो ये 40 हो गया, जब ये 5 हुआ तो ये 50 हो गया, जब ये 6 हुआ तो ये 60 हो गया एंड सो ऑन, सेम टू सेम चल रहा है। अगर मैं ये देखूं कि अगर मुझे किसी भी जगह पे स्पीड चेक करनी है तो मैं देख रहा हूं कि 10 से 20 या 0 से 10 मेरा कितने आवर में, 1 आवर में, मतलब स्पीड मेरी 10 किलोमीटर पर आवर है और ये कांस्टेंट है। इसलिए मैंने इस ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं। अब क्या होगा, इस ग्राफ को हम बिल्डअप कैसे करेंगे, इस ग्राफ को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये टाइम वाले सेक्शन में क्या करेंगे, टाइम नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये O पॉइंट कहलाता है, ये ओरिजिन कहलाता है, इसको हम 0 से दिखा रहे हैं। यहाँ पे हर चीज की वैल्यू 0 होती है, टाइम भी मेरा 0 होगा, डिस्टेंस भी मेरा 0 होगा। अब मैं टाइम कैसे दिखाऊंगा, टाइम में शो करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके शो कर दूंगा। और फिर इधर क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस में कैसा दिखाऊंगा, डिस्टेंस में इस तरीके दिखाऊंगा, ये मेरा 10, ये मेरा 20, ये मेरा 30, ये मेरा 40, ये मेरा 50 और ये मेरा 60 एंड सो ऑन। ये मैंने दिखा दिया 10 20 30 40 50 और ये टाइम मेरा इसमें चल रहा है, टाइम मेरा चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से दिया। टाइम मेरा किसमें चल रहा है, टाइम मेरा चल रहा है आवर्स में। डिस्टेंस में किसमें दिखा रहा हूं, डिस्टेंस में दिखा रहा हूं मान लीजिए किलोमीटर्स में। ठीक, तो अब मेरे को ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या प्लॉट करूंगा, 0 0। तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास, ये 0 0 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, 10 और 1, मतलब डिस्टेंस मेरा 10 चलेगा और टाइम मेरा 1 चलेगा। मतलब इसको अगर मैं हल्का सा आगे एक्सटेंड करता हूं तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट कहां मिलेगा, मेरे को ये पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से मैं क्या लिखूंगा 20 और 2, तो मेरे पास क्या जाएगा, ये मेरे पास जाएगा 20 को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं और 2 को एक्सटेंड कर दूं तो मेरे को क्या पॉइंट मिलेगा, मेरे को ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर मेरे को क्या मिलेगा, 30 और 3, तो यहाँ 30 चलते हैं, ये मेरा 30 हो जाएगा और ये मेरा 3 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या मिलेगा, मेरे को ये पॉइंट मिलेगा। फिर मेरे को चल रहा है 40 और फिर ये क्या मिलेगा मेरे को 4, तो पॉइंट क्या मिल जाएगा, मेरे को ये मिल जाएगा। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करा दूं, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करा दूं तो मेरे को एक ग्राफ मिल जाएगा। ये वाला पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। तो ये चीज मैं मिटा देता हूं मैं। तो मैं देखूंगा कि मेरे को एक ग्राफ दिख रहा है और ये ग्राफ मेरा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ कैसा बनेगा मेरे पास, ये ग्राफ बिल्कुल मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगा।
तो इस तरीके से क्या है, इस पूरे मोशन को हम दिखा सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन से दूर जाता जा रहा है वैसे वैसे मेरा टाइम चलता जा रहा है। और ये जो मेरा पूरा का पूरा ग्राफ है, ये किसको शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। मतलब इस पूरे ग्राफ में मेरी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मुझे एक चीज और हेल्प मिलती है, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मैं इसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकता हूँ। स्पीड कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसको देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि इस पूरे ग्राफ में मैं कोई 2 पॉइंट कंसीडर करता हूं। इस पूरे ग्राफ में मैं कोई 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। मान लेता हूं कि मैं एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेता हूं और एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेता हूं। तो अब मुझे क्या है, इस सेक्शन पे मेरे को स्पीड को पता करनी है, इस सेक्शन पे मेरे को वेलोसिटी को पता करनी है। तो अब मैं किस तरीके से करूंगा, मैं सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि ये स्पीड कितनी है। तो मान लो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि डिस्टेंस मेरा कितना है। तो डिस्टेंस चेक करने के लिए क्या करता हूं, मैं इसको इधर टच करता हूं और इसको मैं यहां टच करता हूं। जब टच करता हूं तो मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं S1 और इस वाले को नाम देता हूं मान लो मैं S2। इसी तरीके से इसको देखो नीचे कहां जाता है, तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा T1 और मान लो इसको मैं टच करता हूं तो मेरे को एक पॉइंट मिल जाएगा T2। मतलब अगर मुझे सिर्फ इस डिस्टेंस की इसको पता करना है कि ये मेरा कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो मेरे को कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। ये पोर्शन कैसे मिलेगा, पूरा का पूरा S2 है मेरे पास और इसमें से मैं S1 को माइनस कर दूंगा। मतलब अगर मैं स्पीड पता करने की कोशिश करूं तो मुझे कैसे पता चलेगा, S2 माइनस का S1 कैसा आएगा मेरे पास, S2 माइनस का S1। और फिर हमें टाइम पता करने चलूं तो टाइम कैसे पता चलेगा, तो टाइम कैसे, इतना सेक्शन मुझे चाहिए, ये टाइम इंटरवल कितना होगा, तो मेरा यहां से यहां तक T2 हो जाएगा और यहां से यहां तक T1 हो जाएगा। तो T2 में से T1 को मुझे सब्सट्रैक्ट करना होगा तब मेरे को ये पोर्शन मिल जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा T2 माइनस का T1। तो इस तरीके से मेरे को ये स्पीड मिल जाएगा। तो अगर मुझे ग्राफ में किसी भी सेक्शन पे स्पीड पता करनी है तो मुझे किस तरीके से पता करना है, स्पीड इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 S2 माइनस S1 अपॉन का T2 माइनस T1। अब एक चीज और देखने को मिलती है कि ये जो स्लोप है मेरा, ये जो ग्राफ मेरा बन रहा है, इसके अगर मैं स्लोप को ध्यान से देखूं तो ये स्लोप मेरे को इसकी स्पीड के बारे में आइडिया देता है, स्पीड के बारे में बताता है। कैसा, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा मेरा स्पीड होगा। मतलब स्लोप में किसकी बात कर रहा हूँ, स्लोप में इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस थीटा एंगल की बात कर रहा हूँ। मैथ्स में जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप को, थीटा को हम इक्विवेलेंट टू tan थीटा करते हैं। और tan थीटा की बात करें तो ये कैसा होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मान लीजिए कि मैं इस सेक्शन की बात करूं, ये वाले सेक्शन की, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखेगा, ये मिलेगा मेरा परपेंडिकुलर और ये मिलेगा मेरे पास बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मेरे को यहाँ पे मिलेगा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर में मेरे को क्या मिलेगा, डिस्टेंस। और बेस में क्या मिलेगा मेरे को, ये वाला पोर्शन। तो बेस में मेरे को क्या मिल रहा है, टाइम। मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, टाइम। और ये क्या चीज बन रही है मेरे पास, स्पीड बन रही है। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप मेरा बन रहा है, वो स्लोप सीधे सीधे किसको दिखाता है, स्पीड को दिखाता है। इसका मतलब अगर इसी ग्राफ को मैं अलग अलग ग्राफ के लिए स्टडी करूं, जैसे लेट अस सपोज दैट एक ग्राफ मेरा ऐसा हो गया, एक ग्राफ मेरा ऐसा हो गया, एक ग्राफ मेरा ऐसा हो गया और एक ग्राफ मेरा ऐसा हो गया, और सबको मैं अलग अलग नाम दे देता हूं। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा A पॉइंट हो गया, ये मेरा B पॉइंट हो गया, ये मेरा C पॉइंट हो गया, ये मेरा D हो गया और ये मेरा E हो गया। तो मैं बोलूं इसमें सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, तो मेरा आंसर होगा कि जिसका भी स्लोप सबसे ज्यादा होगा, स्पीड भी उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो मैं देख रहा हूं कि E के पास सबसे छोटा स्लोप है तो सबसे कम स्पीड E की होगी, D के पास थोड़ा ज्यादा स्लोप है तो उसकी स्पीड थोड़ा ज्यादा होगी, C के पास और ज्यादा स्लोप है तो उसकी स्पीड और ज्यादा होगी, B के पास और ज्यादा स्लोप है तो उसकी स्पीड और ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, मेरी A की स्पीड होगी। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए बना हुआ है, उसमें जिसकी सबसे ज्यादा स्लोप होगा उसका स्पीड भी उतना ज्यादा होगा। ये टॉपिक है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक पे, और अगले टॉपिक का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, कैसा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम बोल रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी अपन क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं कि फॉर कांस्टेंट स्पीड, फॉर कांस्टेंट तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के लिए, और अगले टॉपिक का नाम है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये मैं पहला लेता हूं फॉर कांस्टेंट स्पीड। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक ऐसे मोशन की स्टडी कर रहे हैं जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, या फिर अभी ये जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये शो करते हैं, ये देख रहे हैं कि हमारी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, तो हम उसको ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट करेंगे, ग्राफ कैसा दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, हमारे पास फिर एक एक्सिस होगी, इसको मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस, इसको मैं क्या बोलूंगा वाई एक्सिस। मैं मोस्टली अपने एक्स एक्सिस के अराउंड टाइम को शो करता हूं, तो एक्स एक्सिस के अराउंड में क्या शो कर रहा हूं, टाइम को शो कर रहा हूं, और वाई एक्सिस के अराउंड क्या शो कर रहा हूं, वेलोसिटी को शो कर रहा हूं। ठीक, अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक बाइक है, जिस बाइक को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो जिसकी स्पीड मेरी अभी 0 किलोमीटर पर आवर है। ये स्टार्ट होते होते इसकी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते मान लो मैंने इसको 50 किलोमीटर पर आवर पे पहुंचा दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 50 किलोमीटर आवर को कई बहुत लंबे समय तक मेंटेन कर रहा हूं। और अगर मान लो मैं इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ही ग्राफ में दिखा रहा हूं, और मैं दिखा रहा हूं कि मेरा टाइम चेंज होता जा रहा है, लेकिन मेरी स्पीड में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो वो ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट करूंगा अपन देखते हैं। तो लेट अस सपोज दैट कि मेरे को ये कोई पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को मैं क्या दिखा देता हूं, इस पॉइंट को मैं 50 दिखा देता हूं, और मैं यहां से शो कर रहा हूं, मतलब मैं यहां से टाइम को रीड करना स्टार्ट कर रहा हूं, ये मेरा टाइम इज इक्वल टू 0 आवर से दिखा रहा हूं मैं। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे जब 0 आवर्स पे मेरा टाइम स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और सॉरी 50 किलोमीटर पर आवर है, और जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है इसकी स्पीड वही की वही चल रही है, बदलाव नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे भी 50, 1 पे भी 50, 2 पे भी 50, 3 पे 50, हर सेक्शन पे 50 ही मिल रहा है। तो मेरे को ग्राफ कैसा मिलेगा, मेरे को ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करेगा, ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है कि इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, स्पीड मेरी 50 की 50 है, टाइम बदलता जा रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ग्राफ क्या शो करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट स्पीड। अब मैं देखूं अगर कि मान लो कि मेरे को ये दो पॉइंट में इमेजिन करता हूं, और इस दो पॉइंट को इमेजिन किया, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ये टाइम इंटरवल होगा, मैंने इसको t1 शो कर दिया और इसको मैं t2 शो कर दिया। ठीक, तो अगर मुझे अब क्या पता करना है, अगर मान लीजिए मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता करना है कि इस t1 से लेकर t2 तक में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहां से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब वेलोसिटी इनटू टाइम करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर मैं इसको नाम देता हूं, मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं a, इसको नाम देता हूं b, इसको नाम देता हूं c, और इसको नाम देता हूं d। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। और अगर मैं इसी सेक्शन का एरिया पता करूं, इसी सेक्शन का मैं एरिया पता करूं, तो एरिया पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया पता करने के लिए मुझे इसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं इस वाले को लेंथ कंसीडर करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास AC इनटू का CD, ये क्या हो जाएगा AC इनटू का CD। और अगर मैं देखूं इधर AC, A से C तक क्या है, A से C तक मेरा 50 है, जो किसको दिखा रहा है, वेलोसिटी को दिखा रहा है। मतलब AC क्या होगा मेरे पास, वेलोसिटी होगा, और CD क्या होगा, CD क्या है मेरा टाइम इंटरवल, t1 से लेकर t2 तक का टाइम इंटरवल। CD क्या शो कर रहा है, मेरे को टाइम शो कर रहा है। मैं देख रहा हूं वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, और यहां पे भी वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, इस सेक्शन का एरिया शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को पता करना है तो मुझे उस कर्व के या स्ट्रेट लाइन के जो भी दिया होगा उसके अंडर का पूरा अगर मैं एरिया पता कर लेता हूं तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट सीधा का सीधा मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें जो एरिया है, एरिया ऑलवेज गिव्स द डिस्प्लेसमेंट।
मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्टडी कर रहा हूं और जो मेरा कर्व बन रहा है या जो लाइन बन रही है उसके अंडर का मैं एरिया पता करूंगा तो वो एरिया मेरे को क्या बता देगा, एरिया मेरे को डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देगा। ये टॉपिक, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। जब भी मेरा स्ट्रेट लाइन या कर्व के अंडर का मैं एरिया पता करूंगा मेरे को उसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, या मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो मुझे उसके अंदर का एरिया को फाइंड आउट करना होगा। तो अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक में अपना ये है कि अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्पीड के लिए नहीं होगा, वेरिएबल स्पीड के लिए होगा, या स्पीड मेरी चेंज हो रही है। तो इसी ग्राफ को हम समझेंगे। तो टॉपिक का नाम ये है मेरा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर वेरिएबल स्पीड, या मैंने बोला फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, जिसकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, या फिर मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब स्पीड में बदलाव तो आ रहा है लेकिन वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है। इस केस में कैसा होगा, इस केस में क्या होगा, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से मैं टाइम दिखाऊंगा और इस तरफ मैं वेलोसिटी दिखाऊंगा। ठीक, मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी मेरी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। यूनिफॉर्मली चेंज होने का मतलब ये कि जो मेरा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बिल्कुल मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगा, कि पहले इसकी स्पीड बहुत कम थी, अब यूनिफॉर्मली इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है वेलोसिटी जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब मान लो कि मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर देता हूं, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, ए पॉइंट मुझे कब मिला, यहाँ पे जब मेरा टाइम था, तो इसको मैं क्या, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसको मान लो मैं बी बोल देता हूँ। तो अगर मुझे इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा कर्व है उसके अंडर का एरिया, उसके अंडर का एरिया क्या है मेरे पास, उसके अंडर का एरिया मतलब ये वाला पार्ट, अगर मैं इस पार्ट को पता कर लेता हूँ तो मेरे को पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे पता करूं मैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया, और एरिया किसका, ट्रायंगल का AOB। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, AOB। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू का बेस, बेस है मेरे पास OB, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास OB, और इनटू का हाइट, हाइट क्या है मेरे पास AB, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास AB। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या बना मेरे पास, हाफ, और OB के लिए मैं क्या ले सकता हूं, OB के लिए मैं T टाइम ले सकता हूं। अब बनता है मेरे पास AB, तो AB क्या बोल रहा हूं मैं, AB में किस चीज को दिखा रहा हूं, AB में अपना वेलोसिटी को दिखा रहा हूं। तो वेलोसिटी को किस तरीके से बोल सकता हूं, वेलोसिटी को V से बोल सकता हूं। तो ये मेरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ये क्या हो गया मेरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। स्पीड मेरी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो उसके अंडर का जो ग्राफ होगा वो एक ट्रायंगुलर वेज होगा, और इस ट्रायंगुलर वेज का जो एरिया बनेगा हाफ T into V, जो कि किसके बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। अब हम यहाँ थोड़ा लॉजिकली समझते हैं आर्टिकली कि यहाँ पे हाफ क्यों आया। अब हाफ इसलिए आया कि मैं देखूं कि यहाँ पे मेरी स्पीड 0 है और यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, यहाँ पे स्पीड मेरी v पहुंच गई। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, मैं नॉर्मली क्या जानता हूं कि जो मेरा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और यहाँ पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्पीड मेरी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या है, तो मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे v, तो ये जो v होगा मेरा, ये कैसा होगा मेरे पास, 0 प्लस v अपॉन का 2 एवरेज होगा, और इनटू का क्या होगा मेरे पास, t होगा। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, s इज इक्वल्स टू हाफ इनटू v इनटू t, और ये चीज मेरे यहाँ पे बन रहा है हाफ इनटू v इनटू t। तो इस चीज को हमने ग्राफिकली समझा हुआ है और इस चीज को हमने एनालिटिकली समझा हुआ है। दोनों यही बता रहा है कि अगर मेरा यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड है जो कि 0 से उठ के v पे जा रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 प्लस v अपॉन 2 करना पड़ेगा। इसलिए मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, हाफ इनटू t इनटू का v बनेगा। तो अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक पे।
तो अगला टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से ढेर सारे फॉर्मूले बनेंगे, इस टॉपिक से ढेर सारे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। यही टॉपिक आपके क्लास 9th में भी काम आएगा, यही टॉपिक आपके क्लास 11th में भी काम आएगा, और ये टॉपिक बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम आएगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो हमारा टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको हम समझे इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब क्या हुआ, मोशन का इक्वेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोशन तो एक कोई नेचुरल थिंग है, कोई चीज दौड़ रही है, मूव कर रही है, वो हो रहा है। और इक्वेशन शब्द तो एक मैथमेटिकल टर्म है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम जो नेचर में जो मोशन हो रहा है उसको सही तरीके से एनालिसिस करने के लिए हम मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 टाइप की होती है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट है मेरे पास v इज इक्वल्स टू u प्लस का at। सेकेंड है हमारे पास s इज इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as। तो अब यहाँ सबसे पहले मैं समझू कि ये a b u t ये सब टर्म्स है क्या, इसको समझते हैं। तो ये जो मैं यहाँ पे समझू कि सबसे पहले u क्या है, u मैं पहले भी बता चुका हूं, ये है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है हमारे पास, v है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। इसमें a क्या है मेरे पास, a है मेरे पास एक्सेलरेशन। t क्या है मेरे पास, t है मेरे पास टाइम इंटरवल। s क्या है मेरे पास, s है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने मोशन की कुछ टर्मिनोलॉजीज को वेरिएबल फॉर्म में दिखाया है। ये वेरिएबल फॉर्म यहां लिख रहा हूं u v a t s के फॉर्म में। अब इसको समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन किस कंडीशन पे है और कैसे काम कर रही है। तो सबसे पहले समझू मैं कि मान लेता हूं कि मेरे पास कोई एक बॉडी है, ये रखी। अब ये मूविंग कंडीशन है। मूविंग कंडीशन का मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी है। अगर 0 भी होगी तो भी कुछ है, और अगर 0 से बढ़कर कुछ है तो भी कुछ है। तो मतलब कुछ इसके पास वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को मैं इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा हूँ। और इनिशियल वेलोसिटी को मैं किस तरीके से दिखाता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से दिखा रहा हूँ। u 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है। मैंने बोला कि ये u बढ़ के कितना हो गया, ये u बढ़ के v हो गया। ये u बढ़ के कितना हो गया, ये u से बढ़ के v हो गया। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि सीधी सी बात है कि इसको किसी ने एक्सेलरेट किया होगा, मतलब इसको कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मिला होगा। जब एक्सेलरेशन मिला होगा तभी इसकी स्पीड u से बढ़कर v होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर एक्सेलरेशन हुआ होगा तो u से v बढ़ने में कुछ टाइम भी लगा होगा। तो इस टाइम को मैंने क्या बोल दिया, इस टाइम को मैंने t से दिखा दिया। एक चीज और है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि उसी मोमेंट पे उसकी स्पीड u हो जाए और उसी मोमेंट पे वो v हो जाए। नहीं, कुछ ना कुछ उसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया होगा। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, ये s डिस्प्लेसमेंट को कवर किया होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी u से स्पीड को बढ़ा के v पे कर देती है। इसमें हमारे पास 5 टर्म्स आ जाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और आपका डिस्प्लेसमेंट। ये 5 चीजें आ जाती हैं। इन पांचों चीजों का आपस में रिलेशन क्या है, इन पांचों चीजों को मैथमेटिकली मैं कैसे रिलेट कर सकता हूं, उसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अगर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, अगर मेरे को एक्सेलरेशन पता है, और मेरे को ये टाइम पता है कि ये कितने टाइम तक एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये क्या बता देगा, ये u से स्पीड बढ़ के कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। इस फॉर्मूले से हम पता कर लेंगे। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है कि u से v होने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, तो मैं किस तरीके से पता करूंगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर से पता करूंगा। अगर इस दोनों इक्वेशन में यहाँ मेरे को v पता चल जा रहा है, यहाँ मेरे को s पता चल जा रहा है, बट इस दोनों इक्वेशन में ही मेरे को टाइम का इस्तेमाल किया हुआ है। अब मैं थर्ड इक्वेशन को देखूं, तो थर्ड इक्वेशन दिख रहा है मेरे को v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, मतलब सारे वेरिएबल्स मिल रहे हैं लेकिन टाइम के बारे में कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अगर मेरे को टाइम के बारे में नहीं पता है तो मैं थर्ड इक्वेशंस का इस्तेमाल करूंगा और अपने वेरिएबल क्वांटिटीज का पता करूंगा।
तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करते हैं, इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे उस फॉर्मूले को पता कर सकते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे है। तो आने वाले टॉपिक में इसको हम यही देखते हैं।